हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। एनके फ्लेवर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं अक्सर मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू करता हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपने गेम ऑफ थ्रोन और स्टार वार का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इन सभी आइकॉनिक स्टोरी का एक बड़ा इंस्पिरेशन किसी दूसरी बुक से लिया गया है। एक ऐसी साइंस फिक्शन नॉवेल जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन नॉवेल माना जाता है, और इस बुक को नेबुला अवार्ड और ह्यूगो अवार्ड भी मिला है, जो कि साइंस फिक्शन की सबसे बेस्ट नॉवेल बुक को मिलता है। इस बुक के राइटर है फ्रैंक हर्बर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्यून बुक सीरीज की। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्यून बुक सीरीज की अनबॉक्सिंग। इस बुक की स्टोरी बहुत ही लेजेंडरी है, जो एक ऐसे फ्यूचर की दुनिया के बारे में बताती है जिसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पेस ट्रेवलिंग, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, ओरिजिनल फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून सीरीज में 6 बुक्स है। तो चलिए जानते हैं इन सभी बुक्स के बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में एक ओवरव्यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह ड्यून सीरीज की पहली बुक है जिसका नाम है ड्यून, जो कि 1965 के अंदर पब्लिश हुई थी। ड्यून एक ऐसे फ्यूचर की स्टोरी है जहां पर ह्यूमन बीइंग एक इंटरस्टेलर सोसाइटी में रह रहे हैं। यह सोसाइटी एक फ्यूडल सिस्टम पर आधारित है, जिसमें अलग अलग नोबल हाउस अलग अलग प्लेनेट पर राज करते हैं। इस बुक का मेन सेंटर पॉइंट होता है प्लेनेट अराकिस, जो कि एक डेजर्ट से बना हुआ प्लेनेट है और इसे ही ड्यून बोला गया है। ये प्लेनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिलता है स्पाइस मेलिंग नाम का एक पदार्थ, जो ड्यून यूनिवर्स में सबसे कीमती चीजों में से एक है। स्पाइस, जो कि एक लाइफ स्पान, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहांस करने वाला एक मटेरियल है। इसीलिए जिस किसी भी हाउस का अराकिस प्लेनेट पर और स्पाइस के ऊपर जितना अच्छे से पकड़ होगी, वो पूरे ड्यून यूनिवर्स में उतना ही ताकतवर होगा। इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है ड्यूक लेटो अट्रेडिस के साथ, जो कि प्लेनेट केलाडेन के राजा है, और उन्हें एम्परर सदाम फोर्थ द्वारा अराकिस का नया प्रशासक के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यह अपॉइंटमेंट एक जाल होती है जिसे एम्परर सदाम और लीटो अट्रेडिस के पुराने दुश्मन हाउस हार्कनन ने मिलकर रचा है। लेटो को इसका अंदाजा है, लेकिन एम्परर सदाम के आदेश का पालन करना भी उनकी मजबूरी होती है। लेटो की वाइफ लेडी जेसिका, जो कि एक बेने जेसिट नाम के ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जो मेंटल एबिलिटी और ट्रुथ शेयर की पावर के साथ होती है। बेने जेसिरेट ने लेडी जेसिका को आदेश दिया था कि वो एक बेटी के रूप में जन्म दे, जिससे बेने जेसिरेट की ब्रीडिंग प्रोग्राम की लाइन प्योर रह सके। लेकिन लेडी जेसिका को एक बेटा होता है जिसका नाम पॉल अट्रेडिस रखा जाता है। पॉल अट्रेडिस को बचपन से ही युद्ध, राजनीति और बेने जेसिरेट की मिस्टीरियस टेक्निक की एजुकेशन दी जाती है। अराकिस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद लेटो अट्रेडिस की फैमिली को जल्द ही व्लादिमीर हार्कनन और एम्परर की सेनाओं द्वारा धोखे से घेर लिया जाता है। लेटो के ही निजी डॉक्टर वेलिंगटन के विश्वासघात के कारण लेटो को पकड़ लिया जाता है और उसे बैरन व्लादिमीर हार्कनन के सामने लाया जाता है। हालांकि डॉक्टर वेलिंगटन पॉल अट्रेडिस लेडी जेसिका को भगाने में मदद करता है। ड्यून के रेगिस्तान में भागते समय पॉल को स्पाइस इनहेल करने से फ्यूचर के कुछ विजन आने लगते हैं, और पॉल देखता है कि फ्रेमन के बीच में वो एक मसीहा बन सकता है और पूरे ब्रह्मांड में एक होली वार कर सकता है। पॉल और जेसिका को फ्रेमन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन पॉल अपनी ताकत और स्किल के कारण वे फ्रेमन का ट्रस्ट जीत लेते हैं और फ्रेमन कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और वहाँ पॉल को मुहदीब नाम दिया जाता है। पॉल अब फ्रेमन का लीडर बन जाता है। 2 साल के अंदर पॉल और फ्रेमन अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और व्लादिमीर हार्कनन और एम्परर सदाम के खिलाफ एक बड़ा हमला करते हैं। फ्रेमन अपने सैंडवर पर सवार होकर अराकिस की राजधानी पर हमला करते हैं, और इस बैटल के बाद पॉल एम्परर को हराकर उसे राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देता है और एम्परर सदाम की बेटी और प्रिंसेस इरुलाना से शादी कर एम्परर की सत्ता को संभाल लेता है। पॉल ने एम्परर की सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन वह जानता है कि वह फ्रेमन के होली वार और नॉन वर्ल्ड में जिहाद को नहीं रोक सका। इस बुक की ये स्टोरी ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 जो मूवी आई थी उसके अंदर भी कवर किया गया है। ये है ड्यून सीरीज की दूसरी बुक, जिसका नाम है ड्यून मिसाहा। ये बुक 1969 में पब्लिश हुई थी। इस बुक की कहानी ड्यून बुक की कहानी के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, जहां पर पॉल 12 वर्षों से एम्परर के रूप में रूल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मसीहा बनने के डिसीजन ने जिहाद को जन्म दिया और जिसने लगभग पूरे नॉन वर्ल्ड को जीत लिया। पॉल एक ऐसे फ्यूचर की तलाश में है जहां ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। अब बेने जेसिरेट
स्पेसिंग गिल्ड और टेलाइलॉक्स तीनों मिलकर गिल्ड नेविगेटर एड्रिक को साथ मिलाकर पॉल को हटाने के लिए साजिश रचते हैं। गिल्ड नेविगेटर एड्रिक अपनी शील्ड पावर से पॉल के विजन को ब्लॉक कर देता है और बेने जेसिरिट स्पेसिंग गिल्ड को छुपाने में मदद करता है। बेने जेसिरिट की रेवरेंड मदर मोहियम पॉल की पत्नी इरोलान को इस साजिश में शामिल करती है। पॉल ने इरोलान को कोई भी संतान पैदा नहीं की और उसकी गर्लफ्रेंड चानी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, जिससे उसकी सत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा था क्योंकि अब पॉल को वारिस नहीं मिल पा रहा था। पॉल की पत्नी इरोलान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बेने जेसिरिट के लिए ब्लड लाइन को प्रिजर्व कर रही थी ताकि वो बेने जेसिरिट के ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए अपनी ब्लड लाइन को प्योर रख सके, और वो चानी को सीक्रेटली कॉन्ट्रासेप्टिव दे रही थी जिससे चानी को कोई भी बच्चा ना हो। और पॉल को इस बात का पता था, लेकिन पॉल इसे रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करता है क्योंकि पॉल ने विजन में देखा था कि चानी उसके बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाएगी। कहानी में आगे नेविगेटर एड्रिक पॉल को एक हायत नाम का एक घोला देते हैं। घोला एक प्रकार का क्लोन होता है। ये घोला उसके चाइल्डहुड का टीचर और उसका फ्रेंड डंकन इडाहो का क्लोन होता है। इस हायत नाम के घोले का एक ही मकसद होता है और वो होता है पॉल को मानसिक रूप से अनस्टेबल करना। उधर चानी खुद को इरोलान द्वारा दिए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव से बचने के लिए फ्रेमन की एक ट्रेडिशनल फर्टिलिटी डाइट लेती है और चानी उसका यूज करके जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इतने वर्षों तक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करने के बाद चानी की हेल्थ बहुत ही कमजोर हो जाती है और जिससे उसकी प्रेगनेंसी खतरे में आ जाती है। आगे कहानी में पॉल को पता चलता है कि फ्रेमन उसके खिलाफ कुछ विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे टेलाइलॉक्स का हाथ होता है। इस फ्रेमन रेबेलियन के दौरान एक स्टोन बर्नर हथियार से ब्लास्ट किया जाता है जिससे पॉल अंधा हो जाता है। फ्रेमन ट्रेडिशन के अनुसार जो भी ब्लाइंड हो जाते हैं उनको अकेले डेजर्ट पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन पॉल बिना आंखों के भी अपने फ्यूचर विजन की वजह से सब कुछ देख सकता था, जिसकी वजह से सारे फ्रेमन सरप्राइज हो जाते हैं। उधर चानी की डिलीवरी बेहद ही कठिन और पेनफुल होती है और डिलीवरी के दौरान चानी की डेथ हो जाती है, लेकिन चानी की डेथ होने से पहले वो जुड़वा संतानों को पैदा करती है जिनका नाम लेटो सेकंड और घनीमा रखा जाता है। चानी की डेथ के बाद टेलाइलॉक्स का एक एजेंट काइटल पॉल के सामने चार्ली को एक घोला और क्लोन के रूप में रिवाइव करने का ऑफर रखता है, लेकिन पॉल इस डर से इनकार कर देता है कि उसे मेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। पॉल के मना करने के बाद काइटल पॉल के बच्चों को मारने की धमकी देता है। तब पॉल अपनी आई की साइकिक विजन का यूज करके उस काइटल को मार देता है। इस पावर का यूज करने के बाद पॉल की साइकिक विजन खत्म हो जाती है और वो अब पूरी तरह से अंधा हो जाता है। उसके बाद पॉल फ्रेमन ट्रेडिशन को अपनाकर और अपनी नीति को स्वीकार करके वो डेजर्ट में अकेला चल जाता है। पॉल अपने बच्चों लेटो सेकंड और घनीमा को पॉल की बहन आलिया के प्रोडक्शन में छोड़ जाता है और आलिया अब डंकन इडाहो के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में है। आलिया टेडिस अपने भाई पॉल के आदेश के विपरीत स्टीलगार को आदेश देती है कि उसके दुश्मन एड्रिक, मोहिम और उनके भाई पॉल के खिलाफ जो भी गए हैं उन सबको मारने का आदेश देती है, लेकिन प्रिंसेस इरोलान को छोड़ दिया जाता है और इरोलान को बेने जेसिरिट की सभी कस्में और वादों को छोड़ने के लिए बोला जाता है और पॉल के बच्चों को टीचर के रूप में एजुकेट करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। पॉल अट्रेडिस के जाने के बाद में डंकन इडाहो समझाते हैं कि ये पॉल की हार नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उन्हें खुद को मसीहा बनने से रोक लिया है, जिसकी वजह से आने वाला जिहाद रुक गया है और पॉल अपने बच्चों के लिए भी सत्ता को बचा के चला गया है। यहाँ तक की कहानी ड्यून मसीहा बुक के अंदर है। ड्यून सीरीज बुक की अगली बुक है चिल्ड्रन ऑफ ड्यून। ये बुक 1976 में पब्लिश हुई थी। पॉल के डेजर्ट में जाने के 9 साल बाद उसकी बहन आलिया अट्रेडिस सत्ता की गद्दी पर बैठती है। आलिया पॉल अट्रेडिस के जुड़वा बच्चों लीटो सेकंड और घनीमा की गार्जियन बन जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे आलिया की हालत बिगड़ने लगती है। लीटो सेकंड और उनकी बहन घनीमा पाई से प्रभावित होकर अपने पिता की तरह भविष्य देख सकते थे। आगे आलिया अट्रेडिस पर उनके ग्रैंडफादर बेरन व्लादिमीर हार्कनन की सोल कंट्रोल कर लेती है, जिसे अबोमिनेशन कहा जाता है। अब आलिया पहले जैसे नहीं रही है, क्योंकि अब आलिया ग्रैंडफादर बेरन व्लादिमीर हार्कनन की आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है। इस बीच हाउस कोरिनो, जो कि पहले गैलेक्सी के राजा थे, अब दोबारा सत्ता पाने के लिए साजिश रचते हैं और लीटो और घनीमा को मरवाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान रेगिस्तान में एक नया उपदेशक नाम का एक रिलीजियस फिगर सामने आता है। यह फ्रेमन के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ रैली निकालता है और आलिया के खिलाफ आवाज उठाने लगता है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि ये पॉल अट्रेडिस है जो अपनी नई पहचान के साथ आया है। आगे लेटो सेकंड को यह एहसास हो जाता है कि उनकी मौत की प्लानिंग की जा
रही है। अगर वो और गनीमा कुछ नहीं करते हैं तो वो मारे जाएंगे। तब गनीमा एक प्लान बनाती है और गनीमा अपने भाई लीटो सेकंड की फेक डेथ दिखाती है और लीटो को रेगिस्तान की ओर भेज देती है और लीटो सेकंड एक ऐसे रहस्यमय जगह और लीटो सेकंड रेगिस्तान की ओर चला जाता है और वहाँ पर एक रहस्यमय जगह जोकोरोटो में पहुँच जाता है, जहाँ पर जेसिका के कहने पर फ्रेमन उसे स्पाइस ट्रांस देते हैं, जिसकी वजह से लीटो को असली भविष्य दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि एक ही रास्ता है जिसमें ह्यूमैनिटी बच सकती है, जिसको नाम दिया जाता है द गोल्डन पाथ। इस गोल्डन पाथ को पूरा करने के लिए लीटो अपने शरीर से सैंडराउट को जोड़ लेता है। सैंडराउट एक सैंडवर्म का लार्वा है। इस सैंडराउट के जुड़ने के बाद लीटो सुपर ह्यूमन बन जाता है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। उधर आलिया अट्रेइडिस पूरी तरह से बैरन हार्कनन के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब लीटो सेकंड और वो उपदेशक जो कोई और नहीं बल्कि पॉल अट्रेइडिस ही था, ये दोनों मिलकर राजधानी वापस आते हैं। यहाँ पर पॉल अट्रेइडिस को आलिया अट्रेइडिस के सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है, जिससे आलिया अंदर तक हिल जाती है और वो सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से बैरन व्लादिमीर हार्कनन की आत्मा भी आलिया के साथ में नष्ट हो जाती है। अब लीटो सेकंड नॉन वर्ल्ड का नया एम्परर बन जाता है। लीटो सेकंड अब अपनी सिस्टर गनीमा के साथ शादी कर लेता है, लेकिन लीटो सैंडराउट से जुड़ने के बाद में अपनी प्रजनन क्षमता खो देता है, लेकिन वो हाउस कोरोनो के फ्रादन को गनीमा का पति बनने की परमिशन देता है ताकि अट्रेइडिस ब्लड लाइन आगे चल सके। यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ डून की कहानी खत्म हो जाती है। ये है डून यूनिवर्स की 4th बुक, जो कि 1981 के अंदर पब्लिश हुई थी और इस बुक का नाम है गॉड एम्परर ऑफ डून। इस बुक की कहानी लीटो सेकंड अट्रेइडिस के गोल्डन पाथ के बाद से है। इसमें लीटो सेकंड अट्रेइडिस सैंडवर्म और ह्यूमन का हाइब्रिड बनने के बाद टायरेंट के रूप में 3500 साल तक रूल करता है। इस दौरान सभी सैंडवर्म मर जाने के बाद में वो अकेला ही बचा होता है और स्पाइस प्रोडक्शन का पूरा कंट्रोल लीटो सेकंड के पास ही होता है। अब लीटो सेकंड के फेस और आर्म को छोड़कर पूरी बॉडी एक सैंडवर्म के रूप में ट्रांसफर हो गई है। लीटो सेकंड ने लेंसराड को लगभग खत्म कर दिया है और फ्रेमन सेना को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक फिश स्पीकर नाम की एक फीमेल आर्मी बनाई जाती है, जो केवल लीटो की ही आज्ञा मानती है। गैलेक्सी की सारी टेक्नोलॉजी को लिमिट कर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। अब अराकिस प्लेनेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब वह रेगिस्तान से हरा भरा प्लेनेट बन चुका है। बस एक ही डेजर्ट एरिया बचा है जिसे द शरीर नाम कहा गया है। यहाँ पर लीटो सेकंड का राजमहल है, लेकिन लीटो सेकंड के खिलाफ एक रिबेलियन होने लगता है। उस रिबेलियन को लीड कर रही होती है शोना अट्रेइडिस। उधर एक्शियंस लीटो सेकंड के लिए एक नई राजदूत भेजते हैं जिसका नाम हवी नोरी है, लेकिन लीटो यह जानता था कि उसे खास तौर पर एक्शियन के द्वारा उसे बहकाने के लिए बनाया गया है। फिर भी वह हवी नोरी से प्यार करने लग जाता है। वह उसे शादी करना चाहता है, लेकिन यह प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। शोना अट्रेइडिस को पकड़ लिया जाता है क्योंकि ये लीटो सेकंड के खिलाफ रिबेलियन प्लान कर रही थी। अब शोना अट्रेइडिस को डेजर्ट के बीच में ले जाकर स्पाइस इनहेल करने के लिए मजबूर किया जाता है और जिससे शोना स्पाइस इनहेल करने के बाद लीटो सेकंड के गोल्डन पाथ की पूरी सच्चाई समझ जाती है, लेकिन शोना अट्रेइडिस अभी भी लीटो को मारना चाहती है। आगे लीटो सेकंड हुई नोरी से शादी करने के लिए निकलता है, लेकिन उसी दौरान शोना अट्रेइडिस और डंकन इडाहो के प्लान के अकॉर्डिंग लीटो सेकंड को मार दिया जाता है और इस तरह से 3500 साल वर्ष बाद गॉड एम्परर लीटो का अंत हो जाता है। लीटो के मृत्यु से पहले लीटो यह खुलासा करता है कि उसका असली मकसद शियोना और उसके वंश को जन्म देना था, जिससे अब भविष्य में कोई भी ओराकल यानी कि बेने जेसिड ह्यूमन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही गोल्डन पाथ था। लीटो की डेथ के बाद में ह्यूमन का के बिखराव शुरू हो गया था और अब ह्यूमन नई नई गैलेक्सियों के अंदर फैल जाएंगे। इसका मतलब था कि अब कोई भी एम्परर ह्यूमन को कंट्रोल नहीं कर सकता और ह्यूमैनिटी अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। शियोना और डंकन के एम्पायर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और उसके बाद में एक्शियन नई नई नेविगेशन मशीनें बनाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस गिल्ड की जरूरतें खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी गॉड एम्परर ऑफ डून बुक की कहानी। डून सीरीज की 5th बुक का नाम है हेरेटिक्स ऑफ डून। ये बुक 1981 के अंदर पब्लिश हुई थी और ये गोल्डन पाथ के 1500 वर्ष बाद की कहानी बताती है। इस बुक में अराकिस प्लेनेट पर फिर से सैंडवर्म आ गए हैं, जिसे राकिस नाम दिया गया है, जिसकी वजह से स्पाइस का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो गया है। लीटो सेकंड के मरने के बाद में अब नॉन यूनिवर्स में 3 डोमिनेट पावर है, जिसमें पहली पावर एक्शियन है, जो ऐसी 9 शिप्स बनाते हैं और ये शिप इनविजिबल हो सकती है और ये स्पेस ट्रेवलिंग इतनी तेज गति
से कर सकती है। दूसरी पावर है बेने टोलाइलेक्स, जो अपने एक्सलोटल टैंक से स्पाइस बना सकते हैं और वो नए नए फेस डांसर बना सकते हैं। उसके बाद में तीसरी जो सबसे बड़ी पावर है वो है बेने जेसरिट, जो कि पॉलिटिकल मैनिपुलेटर्स है। लेकिन नॉन वर्ल्ड के अंदर इन तीनों पावर से कोई खतरा नहीं है, खतरा कहीं और से आया हुआ है। एक ऐसी वायलेंट सोसाइटी जिसका नाम ऑनर्ड मैटर्स रखा गया है, जो कि एक महिलाओं का ग्रुप होता है। आगे बेने जेसरिट सहीना नाम की एक लड़की को ढूंढती है जो सैंडवर्म को कंट्रोल कर सकती है और साथ में सैंडवर्म और स्पाइस के फ्यूचर को बचा सकती है। आगे डंकन इडाहो पर ऑनर्ड मैटर्स का हमला होता है, तो इस हमले से माइल टेग और लूसिला उसे बचाकर भाग जाते हैं और टेग डंकन की ओल्ड ओरिजिनल मेमोरी जगा देता है। आगे माइल टेग को ऑनर्ड मैटर्स पकड़ लेते हैं और इसको इतना टॉर्चर करते हैं और इसी टॉर्चर के बाद में उसको नई शक्तियां मिलती है, जिससे उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। और वहीं ऑनर मेट की आर्मी अपने वेपन ओब्लिस्ट्रेटर से राकिस पर अटैक कर देते हैं, जिससे राकिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ ही साथ सारे के सारे सैंडवर्म भी वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन अराकिस के डिस्ट्रॉय होने से पहले ओड्राडे और सैना एक सैंडवर्म को लेके भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 5th बुक द हेरेटिक्स ऑफ ड्यून। ओरिजिनल फ्रैंक हर्बर्ट की आखिरी बुक है चैप्टर हाउस ऑफ ड्यून। ये इस ड्यून यूनिवर्स की आखिरी बुक है। उसके बाद में फ्रैंक हर्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। चैप्टर हाउस ये बुक 1985 के अंदर पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंदर 5th बुक की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। इस बुक की कहानी में ऑनर्ड मैटर्स ने बेने जेसरिट को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है और बेने जेसरिट की सारी टेक्निक लेना चाहती है। अराकिस प्लेनेट के पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद में अब बेने जेसरिट चैप्टर हाउस नाम के एक नए ग्रह को बसाती है और उसको सैंडवर्म के लिए एक नया घर बनाती है। बेने जेसरिट की नई लीडर अब मदर सुपीरियर डार्बी ओट्रार्ड बन गई है। बेने टोलाइलेक्स की पूरी सिविलाइजेशन को ऑनर्ड मैटर्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। केवल एक टेलाइलेक्स मास्टर कायटेले बचा है, जिसे बेने जेसरिट ने बंदी बना रखा है, क्योंकि कायटेलेक्स के पास घोला यानी कि क्लोन बनाने की टेक्निक है। तो बेने जेसरिट ने कायटेला की हेल्प से अपने मिलिट्री जीनियस माइल्स टेग का घोला यानी कि क्लोन बनाया है। अब बेने जेसरिट के पास 2 प्रिजनर और है, जिसमें से एक है डंकन इडाहो का नया घोला यानी कि उसका क्लोन और दूसरा ऑनर्ड मैट्स की मुरुबेला। अब गामू प्लेनेट पर बेने जेसरिट और ऑनर्ड मैट्स के बीच में एक भयानक बैटल होता है और जिसमें ऑनर्ड मैट ने एक नया और मिस्टीरियस वेपन का यूज किया था, जिसमें माइल्स टेग की सेना पूरी तरह से बिखर गई और डार्बी ओट्रार्ड्स को पकड़ लिया जाता है, जिससे बेने जेसरिट की सेना को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन डार्बी ओट्रार्ड्स ने पहले से ही मुरुबेला के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया था, जिसमें मुरुबेला ऑनर्ड मैट्स की नई लीडर लोगानो को मार देती है और खुद ऑनर्ड मैट्स की लीडर बन जाती है। अब बेने जेसरिट और ऑनर्ड मैट आपस में मिल गए हैं, लेकिन सभी बेने जेसरिट इस मिलन से एग्री नहीं थे। तो सियाना, डंकन इडाहो, माइल्स टेग, काइटेल और कुछ ज्यूज के साथ मिलकर जायंट नो शिप के साथ चैप्टर हाउस प्लैनेट से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलने से पहले वो अपने साथ में एक सैंडवर्म को भी ले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी चैप्टर हाउस बुक की कहानी। इस बुक की क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके पेज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली है। तो ये था ड्यून बुक का बेसिक ओवरव्यू। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैं इस बुक के चैप्टर वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।